दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। जी आपका सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ। हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा आप कंक्लूड कीजिएगा। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आखिर आंगनबाड़ी, आशा, रसोई माता और भोजन माता तमाम लोगों को लेके सरकार ने आखिर क्या कुछ कहा। उसके बदले में हमारे सांसद पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में इन बहनों के लिए क्या मांगे उठाई। आइए इस वीडियो में देखते हैं और बहुत डिटेल में जानेंगे। आगे लाइव संसद की वीडियो देखेंगे और जानेंगे किस तरीके से आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी और तमाम ऐसे प्राइवेट कर्मचारी जिनके हक के लिए ये दोनों सांसद ने संसद भवन में काफ़ी अच्छे तरीके से मांग उठाई। निवेदन करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पति महोदय, यह देश वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म संभव का है और सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक दर्शन है। शिव की वो पंक्ति, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण विश्व का और मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना हमारे आराध्य गुरु शिव ने इसी पंक्ति से अपने जीवन दर्शन की शुरुआत की थी। और यह जो देश है ना, ये आध्यात्मिकता पर है। ये कंप्लीट किसी धर्म या किसी मजहब पर आधारित देश नहीं है। ये मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। संत की यदि बात करूँगा तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, हम संत उसको कहेंगे। मैं सभापति महोदय शुरू करूंगा जाति जनगणना से। हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय लिया और बिहार में जब जाति जनगणना की शुरुआत हुई, ललन बाबू नहीं है अभी, नहीं तो मैं उनको सुनाता, तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है और जो व्हीकल है वो EMI पर है। जो भी व्हीकल है, लगभग 86.2% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में है, धूर में है। 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। लगभग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है, टीन का घर है, भीत का घर है, उसके पास पक्का मकान नहीं है। ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना खेत है। मजदूरी 280 रुपया और वह भी 20 दिन से ज्यादा नहीं। कोरोना के समय मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया। 400 रुपया प्रत्येक दिन। बहस पहले भी हो चुकी थी कि मनरेगा छोड़ दीजिए, मनरेगा का तो बजट घटा दी गई। मेरा सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी हैं, वर्ड इनको फॉलो करते हैं, तो फिर कांग्रेस चालीसा और नेहरू, इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना और अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। आप तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, उनको बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की और जब गठबंधन के राजनीति पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी ने जेवर, भैंस, बैल,
से लेकर मुजरा तक की बात पूरे चुनाव में एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब देश, पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो IFA है वो है पर कैपिटा 6,000। और लगभग जो महंगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि इतने सशक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टैक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है? मैं सर मुझे बोलने अब ये 7-8 मिनट 6 बार के मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस पर कहना चाहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जाति जनगणना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। यदि आप ओबीसी से नफरत मत करिए, दलितों से आप दूर मत होइए। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज किसी भी परिस्थिति में, जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा आप कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा? सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में OTF नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूं, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 सर हमारी बात तो हो जाए सर। सहारा इंडिया के जो वर्कर, सहारा इंडिया के जो ग्राहक, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी
और जाति जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पे बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 29,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। 1 मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस सब समाप्त कर रहा हूं। नोटबंदी पे छोटे मजले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है
कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज़्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और श्री पप्पू यादव जी ने स्वयं सहायता समूह कैडर की बहनों आंगनवाड़ी आशा, भोजन माता, रसोईया और तमाम ऐसे संविदा कर्मी जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तैनात किए गए या बिहार सरकार के द्वारा तैनात किए गए, उनके हक के लिए मांग उठाई। इतना ही नहीं, संसद भवन में सबसे पहले उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि इन सभी संविदा कर्मियों और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई एक अलग से शासनादेश निकाला जाए, जिसको लेकर आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, भोजन माता और रसोईया को इसका लाभ प्रत्यक्ष तौर पर मिले और उनके हक और स्वाभिमान की लड़ाई ये दोनों सांसद बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।